हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर एलिमेंट्री कंसेप्ट सीखेंगे। इसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है, जैसे वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, आरटीसी क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज क्या आता है। इनको हम डिटेल में समझेंगे कि असल में ये क्या है। समझ में आए? तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये लेक्चर सीरीज आपने पूरी देख ली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो 100% आप पास तो हो ही जाओगे, बल्कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। समझ में आया? तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है सबको पता है। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके चक्कर लगाता रहता है, उस पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। सबको पता है। ये कौन सा एटम है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कौन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। वैसे ही अगर कॉपर हो तो कॉपर में क्या होगा, 29 प्रोटॉन हो गए, 29 न्यूट्रॉन हो गए और 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। थोड़ा कम ज्यादा भी ये होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतने होंगे। समझ में आया? मतलब कॉपर का अगर ये एटम होगा तो उसमें क्या होगा, 29 प्रोटॉन, 29 न्यूट्रॉन और 29 इलेक्ट्रॉन से घूमते होंगे। समझ में आया? तो उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आया? तो इसके जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके ऊपर क्या डिपेंड होता है, उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड होती है। समझ में आया? और ये एटम कितना छोटा होता है मालूम है? अगर मैंने मेरा बाल लिया और बाल के सिर्फ नोक पर 10 लाख से भी ज्यादा एटम्स होते, मींस पूरे बाल में नहीं, बाल के सिर्फ नोक पर 10 लाख से भी ज्यादा एटम्स होते। मतलब इमेजिन करो मतलब कितना छोटा होगा एटम। समझ रहे? तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अब हम वन बाय वन एक एक कंसेप्ट देखेंगे। जैसे कि बल्ब होता है, वो जलता कैसे है? मतलब बल्ब ऐसा होता है, सबको पता है। एक छोटा सा हमने बल्ब लिया, सेल लिया, जो घड़ी का जो सेल होता है वो कितने वोल्ट का होता है, अगर किसी ने देखा होगा तो ऐसा होता है, निप्पो का, कैसा भी, किसी भी कंपनी का हो। तो जैसे ये जो उभार होता है उस पे होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पे कुछ नहीं होता वो होता है निगेटिवली चार्ज। बराबर है? तो इसमें कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। बराबर है? तो उस पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। आप देखो कभी तो उस पे लिखा होगा 1.5 वोल्ट। तो ऐसा सेल मैंने इधर ले लिया पॉजिटिव निगेटिव। समझ में आया? तो ये जो बल्ब होता है वो कैसे जलता है, कुछ तो एनर्जी आती है उसमें जाती है, बल्ब जलता है, सबको ऐसा पता है। लेकिन असल में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो बेसिक लेवल पे क्या होता है, तो क्या होता है, ये जो बैटरी होती है, बैटरी में क्या होता है, कंटिन्यूसली एक केमिकल रिएक्शन होती रहती है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, इधर पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसे हम वी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है, जो ये वायर है उसमें क्या करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बराबर है? इस वायर में क्या हो गए, करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज रहता है, हमने अभी देखा। तो वो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो हो गए, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरह क्या होंगे, वो फ्लो होंगे। कौन, इलेक्ट्रॉन्स। कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ, जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या मिल रहा है, एक फोर्स, उनपे जो एक फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, EMF। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें जो करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है इस वायर के अंदर से, उनको क्या मिलेगा, धक्का मिलेगा। और ये धक्का लगाने वाला कौन है, ये बैटरी है। समझ में आया? तो इनमें, इसके अंदर जो करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनको धक्का कौन मारेगा, ये बैटरी मारेगी। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऐसे गोल 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 घूमेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट। समझ में आया? सर्किट किसे बोलते हैं हम, जिसके अंदर
इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर मार सकता है, उसको हम बोलेंगे सर्किट। समझ में आया सर्किट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, ये हमेशा हमें याद रहना है। और जो करंट होता है, वो करंट क्या करता है? वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होता है, तो करंट किधर से किधर फ्लो होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो ये हमेशा याद रखना। क्या इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और जो करंट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होता है। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये जो करंट है वो कैसे फ्लो होगा? तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होगा। समझ में आया? तो ये बल्ब कैसे जलता है हम अब इसे देखेंगे। तो बल्ब के अंदर क्या होता है? एक टंगस्टन की वायर होती है, बराबर है। बल्ब के अंदर क्या होती है? एक टंगस्टन की वेरी थिन वायर होती है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होगा, जो वेरी थिन जो वायर है टंगस्टन की वायर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, मतलब वो क्या है, जल्दी पिघलती नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उस पतली सी वायर जाते में क्या करेंगे, वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होता है तो क्या होता है? वो ऐसा पीला पीला दिखने लगेगा, मतलब वो जलेगा। समझ में आया बल्ब कैसे जलता है? कितना सिंपल है। बल्ब क्यों जलता है, और इसको ही हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट और डीसी करंट। तो समझ में आया डायरेक्ट करंट डीसी करंट क्या है। और ये जो इक्विपमेंट है, बराबर, ये जो इक्विपमेंट है वो क्या क्रिएट कर रहा है? रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब क्या बोल रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को, मत जाओ, बराबर है। तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकाल सकते हैं? तो हम ऐसे दिखाएंगे। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस नहीं लगाया किसी ने। ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है? ये जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है। समझ में? बुक में आपको क्या दिखेगा? बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखेंगे। तो ये मन में सवाल उठना चाहिए, इतने रेजिस्टेंस क्यों लगाए उसमें? समझ में? तो वो रेजिस्टेंस नहीं है, किसी जगह पे रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है एक्सटर्नल, लेकिन बहुत सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं? इक्विपमेंट्स होते हैं। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा निकालेंगे? ये निकालेंगे। ये रेजिस्टेंस होगा, किसका रेजिस्टेंस? तो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा। मतलब वो तार इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रही, मतलब वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट कर रही है। समझ में आया? विरोध कर रही है, मत जाओ। इसलिए इस वजह से इधर रेजिस्टेंस आया। इधर बैटरी है, हर समय पे हम ऐसी बैटरी निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए उन्होंने एक उसका साइन दिखा दिया, मतलब ऐसे सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं कि ये बैटरी है। ये जो बड़ा वाली लाइन होती है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, जो छोटी वाली होती है उसे निगेटिव कहेंगे। समझ में आया? और करंट कहां से कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। समझ में? इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा है? ऐसा है। और जो करंट होता है वो कहां से कहां फ्लो होगा? पॉजिटिव से निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। समझ में आया क्या होता है? ये सब बेसिक कंसेप्ट है। हम एक एक करके उनकी डेफिनेशन देखेंगे कि उनकी डेफिनेशन क्या है। करंट किसे कहेंगे हम? करंट क्या है? क्या है करंट? तो सिंपली बताने का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल भाषा में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स तो सभी को पता है, लेकिन चार्ज क्या होता है? पहले हम इसकी मतलब इसका फॉर्मूला देखेंगे। करंट हम किससे डिनोट करते हैं? तो हम करंट आई से डिनोट करते हैं, बराबर है। इधर क्या पता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब चार्ज हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, बराबर है।
और पर यूनिट टाइम मतलब आया टी आया। मतलब करंट का मीनिंग क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में, यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में कितने चार्ज पास हो रहे। समझ में आया? करंट की डेफिनेशन क्या है? अगर एक कौन सी तो वायर है, इसमें से एक सेकेंड में कितने चार्ज पास हो रहे। समझ में आया? एक सेकेंड में अगर 5 चार्ज पास हुए तो कितना करंट पास हुआ? तो 5 एम्पियर करंट पास हुआ। समझ में आ रहा है क्या? अगर एक सेकेंड में 10 चार्ज पास हुए तो कितना एम्पियर पास हुआ? 10 एम्पियर पास हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो जो करंट होता है उसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। समझ में आया? क्यू का यूनिट क्या है? क्यू का यूनिट है कूलोम, बराबर है। क्यू मतलब क्या है? चार्ज का यूनिट क्या है? कूलोम। टाइम तो पता है सबको, T इज इक्वल टू टाइम का यूनिट है सेकेंड, करंट का यूनिट है एम्पियर। ये पता होना चाहिए, बराबर है। तो ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन का क्या संबंध है, अब हम ये देखेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है मालूम है? तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। 0.00930 लगाने के बाद 1.6, मतलब बहुत छोटा चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मतलब एक कूलोम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो 1 डिवाइड बाई ये वैल्यू करनी पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻18। ये -19 है प्लस 18 है इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? मतलब एक कूलोम चार्ज पास हुआ है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास हुए। मतलब लगभग 10,000 करोड़। समझ में आया? 10,000 करोड़ इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर एक पॉइंट से पास हुए हैं एक सेकेंड में, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 यूनिट चार्ज पास हुआ है। समझ में आया? 1 यूनिट चार्ज मतलब कितना होता है? 10, मतलब एक इधर 10⁻18, मतलब 10,000 करोड़। इतने सारे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पास होएंगे तो हम बोलेंगे 1 कूलम चार्ज पास हुआ है। तो समझ में आया इसका फंडा क्या है? तो इसमें ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही पता हो तो काफी है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। करंट मेजर करते हैं एम्पियर में, चार्ज मेजर करते हैं कूलोम में, टाइम तो पता है सेकेंड में मेजर करते हैं। समझ में आया? तो करंट क्या होता है ये समझ में आया। तो अब हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में हम उसे पीडी लिख देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहेंगे? वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे डिनोट करते हैं? तो हम V से डिनोट करते हैं, बराबर है। वर्क डन हम किसी से डिनोट करेंगे? तो W से। वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज मतलब Q। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये मेरे हाथ में अगर एक कोई चार्ज है, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन एग्जांपल लेते हैं हम। वर्क डन, इस यूनिट चार्ज को मूव करने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल
डिफरेंस बोलेंगे। वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। समझ में आया? तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम किस में मेजर करते हैं? तो वो वोल्ट में मेजर करते हैं। समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो अब इसके बाद में हम सीखेंगे कि ओहम्स लॉ क्या है। बराबर है? क्या होता है ओहम्स लॉ? ये तो आपको हमेशा याद ही रखना है। ओहम्स लॉ क्या है? एकदम सिंपल बताता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या बताता है? ओहम्स लॉ हम 9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं, 10th स्टैंडर्ड में सीखते हैं, 11th में, 12th में सीखते हैं, और फिर भी जाके हमें ओहम्स लॉ पता नहीं होता। उस टाइम पे हम रट लेते हैं, बाद में जाके उसे भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने का, उसको समझ के लेने का कि ओहम को क्या कहना है, ओहम्स लॉ में क्या लिखा है। तो क्या बताता है ओहम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यही बताता है ना ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? करंट है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। समझ में आया? या करंट बढ़ा है, इसका अर्थ क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ क्या होता है? एक कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ रही है। समझ में आया? वो दोनों चीज इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे डिनोट करते हैं? तो V से। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। यही बताता है ना ओहम्स लॉ। एकदम कॉमन सेंस है। बराबर? मतलब छोटी बैटरी ली, कम वोल्ट की बैटरी ली तो करंट कितना फ्लो होगा? कम करंट फ्लो होगा। इतनी बड़ी 100 वोल्ट की बैटरी ली तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। समझ में आया? तो करंट का फ्लो होना किसके ऊपर डिपेंड है? तो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। बराबर है? इसका ही अर्थ है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इधर हमने वोल्ट लिखा, इधर हमने करंट लिखा। तो जिस जैसा करंट बढ़ रहा है वैसे क्या वोल्टेज भी बढ़ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो हम ऐसे डिनोट करते हैं ओहम्स लॉ को। और इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। समझ में आया? तो ओहम्स लॉ आपको पता हो गया। लेकिन ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें क्या करना है? इसको इक्वल करना है। तो क्या करना पड़ता है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन सा है? तो R है। इसलिए क्या फॉर्मूला बन गया? V इज इक्वल टू IR। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं? इसकी खोज किसने की है? ओहम ने की है। तो हम इसे मेजर भी रेजिस्टेंस को किस में करेंगे? तो ओहम में करेंगे। इससे हम रेजिस्टेंस को इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, इसे हम ओहम कहेंगे। रेजिस्टेंस ओहम में मेजर करते हैं। तो समझ में आया ओहम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ गया। तो अब हम देखेंगे कि अब क्या रह गया? रेजिस्टिविटी। तो अब हम रेजिस्टिविटी देखेंगे।